पहला बड़ा सवाल ये कि क्या आर्थिक पैकेज से पटरी पर लौटेगी जिंदगी, क्या इसका फायदा मिल पाएगा इस आर्थिक पैकेज का? और दूसरे बड़े सवाल की अगर बात की जाए तो दूसरा बड़ा सवाल ये कि आर्थिक पैकेज पर विपक्ष का सवाल उठाना कितना सही है और क्यों सवाल उठा रहा है विपक्ष? क्या इस आर्थिक पैकेज में वो नहीं है जो सरकार, जो जनता को चाहिए, जो आम लोगों को चाहिए? इन दोनों बड़े सवालों पर आज की बड़ी बहस होगी और बड़ी बहस में मौजूद है हमारे बड़े मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। कंवरपाल गुर्जर साहब, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में। कंवरपाल गुर्जर साहब, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ किरण चौधरी जी मौजूद हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता। किरण चौधरी जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्या साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत किरण चौधरी जी से करेंगे कि उनको ये जो आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया गया और उस ऐलान के बाद आज जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि एमएसएमई को बहुत फायदा होगा, किरण जी क्या कहना आपका? आप लोग मांग कर रहे थे आर्थिक पैकेज आना चाहिए, तो आखिरकार आर्थिक पैकेज आ गया, तो क्या आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, आ रहे हैं जी, हाँ, ये ऐसा समय है जब राजनीति वाली बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो हालात जिससे हम गुजरे, इतने विकट हालात हैं कि आज के दिन हर एक आदमी को खाली एक बात की चिंता है कि आगे जिंदगी किस तरह से गुजर होगी और किस तरह से रेल पटरी पे चले। और ये जो आर्थिक पैकेज जो अनाउंस करा गया है, अच्छी बात है कि सरकार जो है अपने कोशिश कर रही है सारा कुछ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह से अगर अच्छी तरह से अध्ययन करी जाए तो वो बहुत ही सरकारी सी नजर आई मुझे। मसलन तौर पे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री यूनिट को आप लोन अवेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो लोन क्यों अवेल करेंगे? आप समझ रहे मेरी बात? कोविड से जी किरण जी, अब आपका पूरा सवाल लेंगे हम। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो उसको हम दुरुस्त करेंगे। तब तक हम एक रिएक्शन कंवरपाल गुर्जर साहब से यहां पर लेना चाहेंगे। गुर्जर साहब, क्या कहना आपका? कितना फायदा आम लोगों को होगा इस आर्थिक पैकेज का? इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जितना बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं कि शायद 4-5 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ा आर्थिक पैकेज दिया है। तो सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। निश्चित तौर से इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और खासकर जो छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमई, इन उद्योगों में सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में लोग काम करते हैं और इससे एक बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को होने वाला है। जिस प्रकार से सारे उद्योग इससे प्रभावित हुए थे कोरोना से जी, तो उस स्थिति में अब ये जो हमारे छोटे उद्योग हैं, अगर ये गति पकड़ते हैं और उसमें काम शुरू होता है जी, तो इससे निश्चित तौर से बहुत बड़ा लाभ होगा। और जिस प्रकार की शंकाएं थी कि ये पैकेज तो दे दिया लेकिन अभी तक वो नहीं, लेकिन जितना जल्द अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे काम को किया और आज ही जैसा अभी आपने भी बताया और मुझे मंत्री से पता चला था कि 3 लाख करोड़ रुपए तो आज ही घोषणा कर दी कि भाई जो छोटे उद्योग है हमारे एमएसएमई, उनके लिए 3 लाख करोड़ की घोषणा तो अभी सरकार ने कर दी तुरंत जी, कि वो रिलीज करने लग रहे। और उसके बाद और जो है हमारे जहां जरूरत है उन सारे उसमें भी सरकार जल्दी करने वाली। ठीक है, आपका कहना है उपयोगी है और निश्चित तौर से गति, जी, आपका कहना है कि इससे गति मिलेगी, बड़ा फायदा होगा और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, ये आप कह रहे हैं। अनिल आर्या साहब, आपका क्या कहना है? जो आज निर्मला सीतारमण जब सामने आई तो बड़े लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि बहुत कुछ पिटारे से निकलेगा, लेकिन क्या कुछ कहना आपका? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए रोहित, जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, ये टोटल जीडीपी का 10% है। मुझे लगता है कि जापान और यूएस के बाद विश्व में भारत के पहला देश है जिसने टोटल जीडीपी के 10% आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पैकेज है। आपको ध्यान हो तो कांग्रेस के जो लोग थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लीडर्स थे, उन्होंने भी 5-7 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की बात की थी और मोदी ने सबको चौंकाते हुए
20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करना, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि सरकार चाहती है कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो पीछे बार बार ये बात होती रही कि हमारी ग्रोथ रेट बड़ी कम है, आर्थिक तौर पे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन सब चीज़ को खत्म किया जाए। सरकार को फिस्कल डेफिसिट की कोई इस वक्त चिंता नहीं है। और यानी पूरे विश्व में कोरोना के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिसमें अगर सरकारें बूस्टर ना दें तो मुझे नहीं लगता कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सुधर पाएंगी। और ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इससे मैं ये मान के चलता हूँ कि तमाम इंडस्ट्री, चाहे वो आज MSMEs की बात की गई हो, कल बड़े सेक्टर की बात होगी, आज NFSCG की बात भी हुई है, और किसानों की तमाम हर चीज़ को जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये पूरा पैकेज इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला होगा। और एक बहुत अहम बात जो कल मोदी साहब ने कही कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल की जो बात करी, ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर इस पर ढंग से सलीके से काम हो गया ग्राउंड लेवल पे, तो चाहे हमारे कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, चाहे घरेलू जो उद्योग की बात थी, दूसरी चीज़ें हैं, उन सबको एक बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक तौर पर हम बहुत अच्छे से तो आप खड़े हो पाएंगे। बहुत यानी अनिल आर्य साहब, आप बहुत आशावान हैं कि इससे फायदा होगा आम जनता को, उद्योगों को। जी किरण चौधरी जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। कंवरपाल गुर्जर साहब भी आपको सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब आप बताइए, पहले हम आपकी पूरी बात नहीं सुन पाए थे तकनीकी खामी की वजह से। कनेक्शन फिर से लॉस्ट हो गया इसमें कह रहे हैं? नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं किरण जी। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं। देखिए, जो ये पैकेज अनाउंस करा गया था, 20 लाख करोड़ की हेडलाइन के ऊपर बनी थी, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने सोचा कि ये बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अब उसके बाद जो आज जो सामने बात आई है, तो वो सरसरी तौर पे अभी मैंने जो देखी है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही ठोस कदम जो है वो कहीं उठाए गए हों। जैसे अब 3,70,000 करोड़ का कर्ज का पैकेज जो है वो सिर्फ इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब खपत ही नहीं होगी तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, जो बिल्कुल ही छोटी इंडस्ट्रीज हैं, इनको आप लोन जब कोई लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आप क्या करेंगे? लोन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये स्थिति अभी से नहीं है, ये स्थिति आप जानते हो, आर्थिक स्थिति से हम पहले भी, कोविड से पहले से हम जूझ रहे हैं। तो ये जो है, ये उस समय से ये सारा का सारा है। FM ने कोई भी ऐसे मेजर्स अनाउंस नहीं करे जो फिक्स है, जिसके अंदर हम ये बता सकें कि भाई ये पैसा गरीब मिडिल क्लास की जेब में, गरीब की जेब में, बिल्कुल क्या कहते हैं किसान की जेब में किस तरह से जाएगा। अब आप खाली केवल ऊपर की बात अगर आप करें तो फिर तो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि लिक्विडिटी का भी जो है, जो आप कह रहे हो कि इतना लिक्विडिटी इंफ्यूजन आपने जो इसके अंदर करा है, सच्चाई ये है कि ये लिक्विडिटी जो इंफ्यूजन को ये स्टिमुलस पैकेज नहीं कह सकते। ये तो आप जानते हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं ये आपको ये बताएंगे जी। ये जिस तरह से ये सारा का सारा ये रखा गया है, चाहे किसानों की बात हो, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं अभी एक वेबसाइट देख रही थी, यहाँ पे किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर लाभार्थी किसान जो हैं वो 14.49 करोड़ बताए गए। हाँ, और FM जो है अपने इसके अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर 8.7 करोड़ फार्मर्स की बात उन्होंने कही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो 6 करोड़ किसान जो हैं वो कहाँ जाएंगे? उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके लिए कोई अलग से राहत पैकेज आप दे रहे हैं? ये सारी की सारी जो 2,000 रुपए जो आप किस्तों के अंदर डाल रहे हो किसान के खाते में, ये कोई अलग से राहत पैकेज तो मिला नहीं। ये तो पहले से ही जो है पूरा का पूरा प्रावधान था कि ये इस तरह से डालेंगे। हालांकि सच्चाई ये है तो 2,000 भी सारों की जेब के अंदर नहीं पहुंचा। इसी तरह से जैसे है 80 करोड़ गरीब जो हैं उनको 5 केजी आप व्हीट और क्या कहते हैं चावल जो है वो दिया जाएगा। ये भी पहले से लिखा था। अब उसके अंदर आपने थोड़ा सा वही दाल जो है वो और उसमें आपने डाल दिया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, इतने 40 करोड़ की संख्या के अंदर जो पूरे भारत देश के अंदर है और जो पलायन कर रहे हैं वापस लाने के लिए आप कैसे उनको सुविधा देंगे? किस तरह से आप उनको वापस लेकर आएंगे? क्या कार्रवाई करी जाएगी? क्योंकि वो लोग अगर नहीं आते हैं तो आपकी तो इकोनॉमी वैसे ही ठप हो जाएगी। काम कौन करेगा? किसान भाई जो है उसकी जो है राहत पैकेज के अंदर हमने सोचा था कि फसल बीमा योजना जो आज आप देख रहे हैं इतनी जबरदस्त बेमौसमी बरसात होती है और ओले पड़ते हैं, कभी कुछ होता है,
तो किसान बीमा योजना जो है वो सरकार अनाउंस करती कि भाई ये जो है ये सरकार इसका सरकार वहन करेगी। इसी तरह से डीजल पेट्रोल के रेट जो है वो कम करे जाते ताकि हर एक आदमी के, आम जनता की जेब जो है वो नहीं कटती, किसान को भी इससे फायदा होता। खाद में, बीज में, ये सारे के सारे जो हैं इनके जो पैसे इतने बढ़ा दिए आप एक तरफ, ये सारा का सारा ये अगर ये कम करा जाता तो ये फायदा जो है किसानों को होना था, आम जनता को होना था। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो है ये मैन्युफैक्चरर्स को भी जो है, जो ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा है, वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से कम पर काम कर रहे हैं पहले ही, बहुत पहले कोविड से पहले। वो अब आज लोन क्यों लेंगे आप ये बताओ? जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो लोन कहाँ से आएगा? और फिर जो है गरीब और कंस्ट्रक्शन मजदूर जो हैं उनकी घोषणा को आज क्यों उसका भी जोड़ दिया? क्योंकि ये तो पहले से ही पहले बता रखा था। इसलिए अब खाली हेडलाइन बनाने की बात अगर कही जाती है तो मैं समझती ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे ठीक है किरण जी, यानी किरण चौधरी जी का कहना है कि ये जो आर्थिक पैकेज है ये दीवारों और अखबारों के लिए है कि आप बड़े बड़े इश्तिहार बनवाइए, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनवाइए, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। कंवरपाल गुर्जर साहब, अब जवाब दीजिए। आपने सुना किरण चौधरी जी को, बड़े विस्तार से इन्होंने अपनी बात रखी। क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? असहमत तो नहीं होंगे, लेकिन असहमत कितना है? देखिए, जैसा बहन जी ने कहा कि बहुत ठोसनी है, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसमें से गरीब को क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, जिस प्रकार की बात है, तो जब ये इतना बड़ा बजट जो है हमारे लघु उद्योग को मिलेगा तो निश्चित तौर से वो गति पकड़ेगा और उसमें बड़ी संख्या में लोग, रोजगार उनको मिलेगा, वो काम करेंगे। तो वो पैसा निश्चित तौर से गरीब की जेब में जाएगा। जो कामगार है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, मजदूर है, तो निश्चित तौर से उसको काम मिलेगा और उसकी जेब में वो पैसा जाएगा। इसी प्रकार से किसान को भी उसी से मिलेगा, वो भी किसान की चीज को खरीदेगा और किसान के लिए भी अभी जो सरकार ने करना है वो उसकी अभी आने वाले टाइम में घोषणा है। जैसा उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, तो ये प्लान कोई सरकार की नीति के कारण, किसी कारण नहीं, कोरोना की वजह से एक समस्या है। और हर आदमी को लगता है कि मेरे परिवार की स्थिति, मेरे प्रदेश में जो बिहार का रहने वाला है उसको बिहार में, जो यूपी का रहने वाला यूपी में, जो बंगाल का रहने वाला बंगाल में, तो हर आदमी ये स्वाभाविक है। अगर ये मैं उसकी जगह मजदूर होता तो शायद मैं भी ऐसी ही चिंता करता कि क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर हूं तो मेरी इच्छा होगी एक बार कि मैं जाके उसको देख लूं। लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है, जो उद्योगों को पुनः संचालन करने के लिए वो 56,000 उद्योग का हरियाणा में आया हमारे पास कि हम अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, और उसमें अभी तक जो है वो 22,000 जो कर्मी है उसमें काम करेंगे। तो ये पूरे देश का आंकड़ा, ये अभी तक का पहला आंकड़ा है मेरा हरियाणा का, जो अभी तक हमें मिला था। आज शायद इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर से पूरे देश में इसी प्रकार से लोगों में जो है वो जो है रोजगार मिलेगा और उन्हें उत्साह बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि कई बार जो समस्या होती है ना जी, ये लीडर के ऊपर निर्भर होता है। कई बार लीडर जो है समस्या को उपलब्धि में चेंज कर सकता है, और मुझे ऐसे ही नजर आ रहा कि हिंदुस्तान वाकई इसको उपलब्धि में चेंज कर देगा। जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई अपना स्वदेशी के प्रति आग्रह और विदेशी के प्रति दुराग्रह, तो मैं दुराग्रह शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन स्वदेशी के प्रति आग्रह मैं निश्चित तौर से इस्तेमाल करूंगा। और जिस प्रकार की भावनाएं आज देश के अंदर हैं कि हमने स्वदेशी को खरीदना, मैं समझता हूं कि अगर हम इसको चेंज करने में सफल हो जाते हैं और यहाँ का जो व्यक्ति है वो यहाँ की चीज को खरीदता है, तो निश्चित तौर से हमारे लोगों को बहुत बड़ा काम मिलेगा, हमारे मजदूर को काम मिलेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, और निश्चित तौर से भारत के पास सारी चीजें। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कई चीजों के बारे में कहा कि भाई हम आज तक एक भी नहीं बनाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में हमने बनानी शुरू करी और आज भी इतनी बड़ी संख्या बना रहे। तो कोई हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं, निश्चित तौर से सरकार सपोर्ट करेगी, और सरकार की सपोर्ट से और उत्साह के साथ जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से इसको समस्या को हम उपलब्धि बदलने की ताकत रखते हैं। किरण जी, कंवरपाल गुर्जर साहब का उत्साह उनकी भाषा से भी नजर आ रहा है, वो तो बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, और उनका कहना है कि हम इस संकट को भी हम मौके के तौर पर तब्दील करके दिखाएंगे। मैं कोई आलोचना नहीं कर रही हूँ किसी तरह, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। मैं खाली ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर ये लाभ मिलता है
हम सब चाहते हैं कि हमारा देश दोबारा से पटरी के ऊपर चढ़े और अर्थव्यवस्था जो है हमारी सही हो और आगे बढ़े। लेकिन सच्चाई ये है, अब ये इन्होंने जैसे जनधन योजना की बात करी है कि उनके खातों में इतना पैसा जाएगा। अब जिनके पास जनधन के अकाउंट नहीं है, गरीब से भी गरीब है, वहाँ उनको आप किस तरह से देंगे? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आप किस तरह से आप देंगे? जो दुकानदार हैं, आपके 7 करोड़ दुकानदार हैं, उनके लिए कोई राहत पैकेज जो है, जो छोटा छोटा जो परचून की दुकान कर रहा है या कुछ और कर रहा है, वो किस तरह से आप उनको आप राहत दोगे? जो नौकरी पेशे वाला है, जिसकी तनख्वाहें सारी कट रही हैं, उसको जो है किस तरह से उसको प्रोत्साहित करा जाएगा कि भाई उसको पूरा उसकी आगे की रूपरेखा उसकी तैयारी करी जा सके। टैक्स रिफंड की बात करते हैं, टैक्स रिफंड की इतने करोड़ों रुपए टैक्स रिफंड की जा रहे हैं। मैं अभी देख रही थी कर्सरी तौर पे, तो टैक्स रिफंड भी जो है, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अभी तक जो है टैक्स रिफंड अब बार बार बैंक में जा रहे हैं, हमारे टैक्स रिफंड जो है वो वापस नहीं आए। तो ये सारी बातें जो है ना, गर्मी कहने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको क्रियान्वित करके आप नीचे स्तर के ऊपर आप करिए, तभी बात बनेगी। अब किसान जैसे किसान भाई हैं, उनको आप पर्याप्त, उनको वो नहीं चाहिए, किसी को कहते हैं ना भीख नहीं मांग रहे, आप उनको सही बीज दे दीजिए, सही उससे डीजल पेट्रोल आप उनका कितने सस्ता कर दीजिए, उनकी जो उपज है उसको सही मात्रा में एमएसपी जो है सारी उसको आप अगर आप खरीद लें, जो आज नहीं हो रहा है, खरीदी नहीं जा रही है, उनका सही समय पर उनका भुगतान हो जाए पैसे का, और बिजली का कहते हैं उनको सहूलियत मिल जाए, तो मैं समझती हूँ ये सारा का सारा अपने आप जो है पटरी के ऊपर सारा चल जाएगा। पर्याप्त मात्रा में पानी उनको आप उपलब्ध करवाइए, जो इधर उधर जो बर्बाद हो रहा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो एक खाली मसलन मैं किसानों की नहीं कहती, इसी तरह से मजदूरों का है, इसी तरह से दुकानदारों का है, इसी तरह से ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है उनका है। तो ये जो बेसिक चीजें जो हैं, अगर ये सरकार सहूलियत से करवा दे, अब जैसे आयुष्मान भारत, बहुत सारे लाभार्थी कहते हैं कि अच्छा चलो आप, पर आपने ये पैकेज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे, है ना, इस तरह से जो है आप कानून इस तरह के बनाइए कि जो है ऐसे विकट समय में भी करप्शन कर रहे हैं और इन चीजों के ऊपर कर रहे हैं। 2-2 बारी मैंने ये के ऊपर जो है हमारे भिवानी के अंदर सारी चाली बन रही है, इसको सरकार के संज्ञान में लेके आई हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज के ठीक है, आपका कहना है किरण चौधरी जी की जमीनी स्तर पर ये तमाम बातें जमीनी स्तर पर उतरे तो बेहतर होगा। अनिल आर्य साहब, क्या कहना है आपका? कंवरपाल गुर्जर साहब का उत्साह, हालांकि किरण चौधरी जी ने कहा कि घोषणाएं तो अच्छी है लेकिन ये इंप्लीमेंट तो हो, जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उस पर क्या कहना आपका? अनिल आर्य जी। देखिए रोहित, कंवरपाल जी की जो बात है, मैं उस बात से सहमत हूं कि आर्थिक पैकेज आने के बाद एक इकोनॉमी में बूस्टर आएगा और लोगों को ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं होगा या पैसे नहीं मिलेंगे। जहां तक किरण चौधरी जी की जो चिंता है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज चिंता है। आर्थिक पैकेज अभी 20 लाख करोड़ का आना है, अभी 3 लाख करोड़ की बात की गई है। मुझे लगता है कि चाहे किसान की चिंता है, मध्यम वर्ग की चिंता है, व्यापारी की चिंता है, वो चिंता बिल्कुल जायज है। मैं उस चिंता में उनके साथ स्वर मिलाता हूँ। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ रोहित, यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा जो मुझे लगता है मुझे रखना चाहिए कि इस 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज आ रहा है और जो चाइना से इंडस्ट्रीज बंद होने जा रही है, चाहे अमेरिका लेके जा रहा है, चाहे विश्व के दूसरे जो देश हैं वो लेने चाहते हैं, उन सबके बीच में हमारे हरियाणा को क्या मिलने वाला है? हमारे हरियाणा में स्थिति क्या होगी? क्योंकि यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर थी वो बड़ी संख्या में जा चुकी है। यूपी सरकार ने कहा है, योगी ने कहा है कि मैं इस लेबर को वापस नहीं जाने दूंगा। यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि वहाँ जो उनकी जो गैस वर्क की जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में कैसे उनकी भरपाई हो सके, वो युवा को जोड़ना चाहते हैं। यूपी सरकार ने अभी तक अमेरिका से, यूरोप से और जापान से बातचीत की है। योगी साहब बात कर चुके हैं कि वहां से इंडस्ट्री वहां कैसे पहुंचे। जो अर्थित श्रमिक कानून वहां के हैं यूपी सरकार के, उन्होंने 3 साल के उनको स्थगित कर दिया है। इस ढंग की चीजें, इस ढंग की जो प्री प्लान चीजें हैं वो हरियाणा में कितने करी है सरकार, उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो श्रमिक चला गया, जो माइग्रेंट लेबर चला गया, उसको वापस लाने के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? आप इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए लेबर कितनी आपके पास उपलब्ध है, इसका आकलन किया जाना चाहिए। चाहे उद्योगपति हो, चाहे उद्योगपति जो औद्योगिक एसोसिएशन है, डीसी है या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन सबका एक मीटिंग करनी चाहिए। और इसके साथ जो स्थानीय युवा है उसको रोजगार कैसे उसमें मिले, क्या हमारा, क्योंकि हरियाणा जो है उसका जो नेटिव है वो एग्रीकल्चर है।
जो नेटिव जो आबादी है उसका जो मुख्य पेशा एग्रीकल्चर है, वो कितने लोग उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, उनकी स्किल उस दिन की है कि नहीं है, उन तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है सरकार को काम करना चाहिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा रोहित, कि ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हरियाणा की जो छवि है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, ये जो आसपास के जो टाउनशिप्स हैं, चाहे बावल है, चाहे राई है, चाहे रोजका में है, और जो केएमपी के साथ जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप बचाने की बात थी, या दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर निकल रहा है वहाँ जो इंडस्ट्री की बात थी, और जो रिलायंस का जो SEZ था 1 लाख एकड़ जमीन जो झज्जर में उनके पास थी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो हरियाणा सरकार इसको अगर अभी से प्लान करे और ढंग से इस पर फोकस करे, तो मुझे लगता है कि जो बाहर की इंडस्ट्री जा सकती हैं वो उनको लाया जाए। और जो आर्थिक पैकेज सरकार देने जा रही है, क्योंकि ये हब है जहाँ MSMEs दुनिया भर की कंपनीज हरियाणा के अंदर, उन सब में पैसा आएगा, सरकार फायदा देगी, लेकिन हरियाणा सरकार अपने स्तर पे क्या करने जा रही है, एक ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी अनिल आर्य साहब लेते हैं, क्योंकि ये चिंता वाजिब है। मैं एक आंकड़ा भी आर्य साहब यहाँ रखना चाहूंगा, जो एक अनुमान है कि हरियाणा में अभी तक। एक बात कंप्लीट करना चाहूंगा। जी आप बोलिए अनिल जी। रोहित जी, एक बात मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इन सबके बीच में जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो हमारी अफसरशाही है, जो लाल फीताशाही है, ऐसा ना हो कि तमाम चीजें जो आप करना चाहें उस अफसरशाही से भी जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, वो मुक्त कैसे हो। ऐसा ना हो एक फाइल के लिए महीनों में चक्कर काटते रहे, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे टाइम की बात हो, चाहे एकल खिड़की की बात हो, उन तमाम चीजों पर मुझे लगता है कि सरकार को अभी से फोकस करना चाहिए, और इसके चाहे टीम बनानी पड़े, उस पर काम होगा तो मुझे लगता है आर्थिक पैकेज का फायदा भी होगा, और चाइना से जो इंडस्ट्री भाग रही है उनको हरियाणा में लाकर हरियाणा की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल आर्य साहब, ये चिंता वाजिब है आपकी कि आर्थिक पैकेज का लाभ तभी होगा जब अफसरशाही में भी सुधार होगा, क्योंकि अमूमन एक वर्ग है अफसरशाही में, मैं सारी अफसरशाही की बात नहीं कर रहा हूं, एक वर्ग है जो अपने आर्थिक पैकेज की चिंता ज्यादा करता है, और हरियाणा में ये वर्ग खासे एक लंबे अरसे तक खासा एक्टिव रहा है, तो उसको डीएक्टिव करने की जरूरत है कंवरपाल गुर्जर साहब, कि आर्थिक पैकेज आम लोगों को इसका फायदा मिले। ये जो कोई एक खास वर्ग है उसी को पैकेज का फायदा नहीं मिल जाए सारा, क्योंकि वो लोग तो सालों से आर्थिक पैकेज लेते आए हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सी कंपनियां हैं जो बाहर से यहां लगानी चाहती है, उन्हें संपर्क भी किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके ऊपर बयान भी आया था जी। अभी बहन जी ने जो बात कही कि भाई इतने अकाउंट नहीं है, कहां पैसा डालेंगे, राशन कार्ड नहीं है, कहां पैसा देंगे, किसको कैसे देंगे। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारी सरकार में जितने अकाउंट खुले वो कांग्रेस के मुकाबले में बहुत कई गुना ज्यादा है। 22 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हमारे टाइम में खुले लोगों के, तो वो भी है। लेकिन हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं करी कि ये 20 लाख करोड़ जो है हम किसी को खरात में पैसे देने वाले हैं। हम ये पैसा काम के लिए देने वाले हैं, जिससे इंडस्ट्री ग्रो करे, इंडस्ट्री आगे बढ़े, हमारा जो और काम जो है हमारा वो हमारा आगे बढ़े, उसके लिए हम ये पैसा रिलीज करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा देना चाहते हैं। तो ये मैं इनसे कहना चाहूंगा, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर से सरकार बाहर से जो इंडस्ट्री है उसको अच्छा मौका देगी, उसको अच्छे अवसर देगी, उनको सब प्रकार की सुविधाएं देगी, और एक ही विंडो पे सब प्रकार की जो उसकी जरूरतें हैं वो सारी एक खिड़की पे सारी उनको देंगे, और सारा निश्चित तौर से इंडस्ट्री यहाँ आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। किरण जी बताइए। बात बहन जी ने कही कि फसलें खरीद की बात कही, जरा 1 मिनट में इस पे जरा बोल दूं। हाँ जी बोल दी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहा कि फसलें नहीं खरीदी जाती, ये बात बहन जी ने कही, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2,10,000 किसानों की 5.69 लाख मैट्रिक टन सरसों हमने खरीदी, और इसी दौरान हमने 3,99,000 किसानों की 62.44 लाख टन गेहूं हमने खरीद ली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो बात इन्होंने ये डालने की बात कही खातों में, उस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो पंजीकृत लेबर नहीं थी उनकी एक समस्या थी कि उनकी मदद हम कैसे करें। हमने इस थोड़े से टाइम में सर्वे करवा के हर उस व्यक्ति को जो प्रवासी लेबर थी उसके अकाउंट में 1,000 रुपए डालने का काम किया। ये इतने थोड़े से टाइम में उन्हें कर दिया, तो हम आगे भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, हमारे पास इतना सिस्टम है। तो किरण जी आपने सुना कंवरपाल गुर्जर साहब को, और अच्छी बात है कि वो आंकड़े बता रहे हैं, पूरे तैयारी के साथ वो बैठे हैं, एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के आंकड़े सामने आने चाहिए।
बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो अनिल जी ने बात कही वो माइग्रेंट लेबर की, उसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ। वो बिल्कुल सही कहा जो उन्होंने परेशानी और जो चिंता व्यक्त करी कि ये माइग्रेंट लेबर जो चला गया है इसको वापस लाने की क्या पैकेज आपने दिए हैं, वो क्या राहत आप किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से आप उनका चयन कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर वो कुछ नहीं बता रहे। फिर दुकानदारों के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 15,000 रुपए से नीचे वाली जो सैलरी वाले होंगे उनको जो है सरकारी सहायता मिलेगी। अब क्या सरकारी सहायता मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, क्या आपको कैसे मालूम कितने कौन से लोग हैं ऐसे जो 15,000 रुपए से कम जो आ रहे हैं। अब जैसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, देखिए आपको जब इकोनॉमिक स्टिमुलस जब आपने देना है तो कमर्शियल एक्टिविटी को हमारे को किक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अब जैसे ये कमर्शियल जो वाहन जिन्होंने जो है लोन के ऊपर लिए गए हैं वो लोन आप उनके माफ करेंगे नहीं करेंगे, आगे किस तरह से आगे चलेगा उसके बारे में आप हमारे कंवरपाल जी जो हैं बहुत ही हमारे सम्मानित मंत्री हैं और मैं इनकी बहुत करती हूँ। लेकिन अकाउंट की बात कंवरपाल जी ने जो कहा कि जनधन अकाउंट के अंदर जो है हमने पैसे डलवा दिए। अब जनधन अकाउंट जिनके पास है वो तो ठीक है आपने डलवा दिए, वो भी आधों के पास गए नहीं गए, लेकिन जो है बाकी जो है वो वैसे के वैसे रह गए। ये सारा देश जो है जनधन अकाउंट तो नहीं खोल रखे। साथ ही साथ जो है किसान का ये हमेशा जब ये किसानों की बात करते हैं तो मेरे को मैं तकलीफ होती है जब ये बातें कही जाती है कि कितना मैट्रिक टन हमने खरीद लिया। अच्छी बात है आपने, लेकिन आज जो व्यवस्था जो किसान के साथ जो हो रही है हम तो धरातल के ऊपर देख रहे हैं। आज ही मेरे को मंसरवाग से तो शाम के अंदर एक गाँव है मंसरवाग, मैंने डीसी साहब से आज सुबह बात की, एक दाना सरसों का नहीं खरीदा गया है। और ये जो दूसरी फसल है इसकी बीज की, उसकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और जो आगे मेरे किसान भाइयों ने बताया कि उनके खाते वो जो बेच के आए हैं पिछले महीने जो बेचा था वो उनके खातों के अंदर अभी तक पैसे का भुगतान नहीं करा गया है जी। मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा होगा, देखिए, और ये हमारी जो मजबूती है हरियाणा की वो इंडस्ट्री नहीं है, हमारी मजबूती एग्रेरियन है, हमारा छोटा व्यापारी, हमारा जो है किसान, हमारा छोटा दुकानदार, हमारा छोटा श्रमिक, ठीक है, तो हमें मजबूत करना है जी। इसको मजबूत करने के लिए खाली केवल जो है ये ऊपर ये इस तरह की चुपड़ी बातों से तो बात बनेगी नहीं। धरातल के ऊपर जो है हर एक आदमी को किस तरह से ये पहुंचे, किस तरह से सही तरीके से कार्रवाई हो, ये अगर सरकार ने संभाल लिया तो आगे कोई तकलीफ ही नहीं होनी है। और हम चाहते हैं कि सरकार ये संभाले। ये जो जहाँ पे अब जैसे मैंने बताया पीपी किट है या जैसे आपकी मंडियों के अंदर जो है, ठीक है किरण जी, वायरल हो रहा है कि मतलब वहाँ से पैसे उठाए जा रहे हैं से, तो गेहूँ जो है वो भीग रही है, उसको उठान नहीं करा जा रहा है। अब कितने आंकड़े हमने इतने खरीद लिया, इतना कर दिया। आप अच्छा होता ये जो गेहूँ जो है कभी भी इसके ऊपर ऑनलाइन से खरीद नहीं होती। आज इतना परेशान है किसान कि आप जाके पूछो उससे अब क्या करे, बच्चा क्या नहीं करे, अपना जाके बेचारा देख के आ रहा है। ठीक है, आपका ये किसानों की चिंता आप बार बार जाहिर कर रहे हैं कि किसानों के लिए भी कुछ होना चाहिए। अनिल आला साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद कंवरपाल गुर्जर साहब के पास आऊंगा। हम अपनी चर्चा के लगभग आखिरी दौर में, उससे पहले आला साहब आपके पास आऊं। एक आंकड़े का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि हरियाणा में अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और जुलाई तक ये आंकड़ा जो बढ़कर नुकसान का जो आंकड़ा बढ़कर 20,000 करोड़ होने का अनुमान है जो नुकसान हुआ है कोविड के चलते। और इस बीच सरकार को 2 बार कर्ज भी लेना पड़ा, जाहिर सी बात है मजबूरी है क्योंकि जो रूटीन के खर्चे भी चल रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो एक तरफ ये तमाम नुकसान आ रहा है साहब, दूसरी तरफ आर्थिक पैकेज और तीसरी तरफ बीच में खड़ी हुई एक लाल फीताशाही, एक खास वर्ग जिसका जिक्र आपने किया, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है रोहित। मैं वही बात करना चाह रहा हूं। मैं कंवरपाल जी से 2-3 सवाल मेरे हैं, सरकार से सवाल हैं, मैं कंवरपाल जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देखिए जो चिंता किरण जी ने जाहिर की है, चाहे मध्यम वर्ग की बात है, दुकानदार की बात है, किसान की बात है, निश्चित तौर पे एक ऐसा रोडमैप तो बनाया होगा सरकार ने या बनाने जा रही होगी जो उनकी चिंता को वो एड्रेस कर सके। मेरा सवाल जो कंवरपाल जी से है, एक पहली बात तो वही कि जो अफसरशाही है और जो अभी तक अड़चनें आती रही हैं, जो उद्योगपतियों का जो हमेशा एक बात की शिकायत रहती है कि जो काम है वो फौरी तुरंत नहीं होते हैं, उसमें अड़चनें बहुत होती है, स्वीकृति मिलने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए सरकार क्या करिए। एक बात, दूसरी बात मेरी ये है रोहित जी
कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 38 श्रमिक कानूनों को स्थगित कर दिया, उन्होंने इंडस्ट्री से बात करती है कि इस हरियाणा सरकार ने अभी तक प्रोएक्टिव होकर ऐसी कौन से कदम उठाए हैं, किन लोगों से बात की है, क्या वो करने जा रही है, इस बात को बताया जाए। जो 20,000 करोड़ का जो लॉस आप बता रहे हैं आर्थिक तौर पर, निश्चित तौर पर पूरे देश के हर राज्य को हो रहा है, हर विश्व में हो रहा है, हरियाणा को भी है, लेकिन उसको भरपाई कैसे हो, इसके लिए कोई रोड मैप सरकार ने बनाया होगा, उस रोड मैप को सरकार बनाए। तीसरी बात यह है रोहित जी कि राई इंडस्ट्रियल एरिया हो, बावल हो, गुड़गांवा हो, फरीदाबाद हो, बहादुरगढ़ हो, या आपका रोजका में हो, ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप की जो इश्यूज हैं, जो इंडस्ट्रियल बार बार कहते रहे, और जो जैसे रोजका में है पूरी तरह ग्रोथ नहीं हुई उसके ऊपर, तो उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, उस सरकार को बताना चाहिए। और जो रिलायंस का SEZ था, बहुत बड़े लैंड बैंक हमारे पास है, आप देखिए 1,80,000 हेक्टेयर लैंड बैंक केंद्र सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, उस साउथ के स्टेट से, आंध्रा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहां पर कि जहां इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। तो हरियाणा में क्या कोई ऐसी लैंड बैंक का इन्होंने आइडेंटिफाई की है, या उसको क्या करने जा रहे हैं, जो मैंने कहा था पहले भी कि KNP के साथ साथ आप टाउनशिप कर सकते हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आ रहा है उसके साथ किया जा सकता है। रिलायंस का जो SEZ हमारे पास 1 लाख एकड़, ये जो रिलायंस ने झज्जर में लिया था, जिसको प्रकाश धनखड़ जी ने कपड़े उतार के प्रदर्शन किए थे कि वापस लेंगे, उन सब पे क्या हो रहा है। और एक अहम बात जो मैं पहले भी कह रहा हूं, फिर रिपीट करना चाहता हूं, सरकार ने ऐसा कौन सा रोड मैप बनाया है कि जो लेबर चली गई है वो वापस कैसे आए, क्योंकि ना तो सरकार उनको आने की बात कर रही है, तो नहीं आने देंगे। और श्रमिक की बात नहीं है रोहित जी कि जो इंडस्ट्री में काम कर सकता है, उसके साथ एलाइड लोग बहुत होते हैं, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तमाम लोग प्रभावित हुए हैं। उस सब के लिए सरकार क्या कर रही है, स्थानीय युवाओं की भागीदारी कितनी उसमें बढ़ेगी, कैसे उसको मोटिवेट करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि स्थानीय जो युवा है वो ऐसे बहुत से जॉब्स हैं जिनमें नहीं जाना चाहता, या इंडस्ट्रीज की जो शिकायत रहती है, चाहे हमने हीरो होंडा वाला प्रकरण देखा, मारुति की स्ट्राइक देखी, उसमें यही देखा था कि जो इश्यूज आए थे, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा इशू था। तो उन तमाम समस्याओं को लेकर सरकार क्या कर रही है, एक रोड मैप क्लियर करे जिससे कि आर्थिक पैकेज का फायदा भी मिले, और जो चाइना से इंडस्ट्रीज आ रही है उनको भी हम लुभा सकें, अपने यहाँ ला सकें। कमलपाल गुर्जर साहब, फाइनल कमेंट आपका क्या कहना है? किरण जी ने सवाल उठाए, अनिल आर्या जी के भी कई सवाल हैं, इन पर क्या कहना है आपका कि क्या फाइनल रोड मैप है, कैसे जो लेबर चले गई है वो वापस आएगी, कैसे आएगी, कैसे दोबारा से चीजें होंगी, और इस पैकेज का आम आदमी को सही लाभ मिले, ये चिंता पूरे पैनल पर सबको है। सबसे बड़ी जो बात आई, एक तो ये है कि लाल फित्ताशाही बड़ी बात आई, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी इंडस्ट्री आएगी उसकी जो भी समस्याएं होंगी वो निश्चित तौर से हम जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो शुरू करेंगे, और निश्चित तौर से हम उस सबको उसमें चांस देंगे। दूसरी बात सरकार के रोड मैप की है कि निश्चित तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया था, क्योंकि वित्त मंत्री भी वही हैं, तो मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा बजट है जो बजट से पूर्व चर्चा की गई और हर वर्ग से चर्चा की गई, उसमें इंडस्ट्री से भी चर्चा की गई, दुकानदारों से भी चर्चा की गई। तो जो चर्चा हमने की है, आप जो हमें इसमें जो केंद्र सरकार से जिस प्रकार से हमें राहत मिल रही है, तो निश्चित तौर से उसमें हमें अपनी योजना बनाने में काफी बड़ा लाभ रहेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी संख्या है, वो जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो प्रवासी मजदूर थे वो बहुत बड़ी संख्या में चले गए, उस पर एक शंका जाहिर की जा रही है कि वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन देखिए अभी ये दूर की बात है, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में, आप अभी देखना 1 महीने के बाद ये सारे के सारे मजदूर, क्योंकि जितनी अच्छी इनकम इनकी यहाँ रही है और जिस प्रकार से, क्योंकि अभी जैसा कहा कि यूपी के से कहा है कि भाई हम वापस नहीं जाने देंगे, तो इंडस्ट्रियां कोई एक दिन में खड़ी नहीं लगती, इंडस्ट्री खड़ी करने में टाइम लगता है, और यहाँ अगर यूपी खड़ा करता है तो उसको टाइम लगेगा। हमारे पास इंडस्ट्री है, वहां पर उनको रोजगार मिला हुआ था, और निश्चित तौर से आप देखेंगे 1 महीने में ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं ये वापस आने वाले। जिस प्रकार से गेहूं भीगने की बात कही बहन जी ने, तो मैं एक दावे के साथ बात करता हूं कि जितनी अब की बार मंडियां हमने बनाई, जहां पहले 500 मंडियां थी, अब की बार 1867 मंडियां बनाई, और इसके बावजूद भी जितनी बढ़िया खरीद हुई, तो मैं मानता हूं कि इस तरह अगर हमने बिना सेड के उसके है, तो जिस प्रकार से 12 ज्यादा ये तो ठीक है बिकी, लेकिन ये उस टाइम भी बिक जाती थी गेहूं जब सारा मंडियों में ही खरीदा जाता था जी। तो ये कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं। लेकिन किरण जी ने तो शाम का जिक्र किया किसी मंडी का कि वहां पर खरीद नहीं हुई है, उसका पता जरूर लगवा लीजिएगा कंवरपाल जी। नहीं देखिए, मैंने अभी उनसे कहा कि जो उन्होंने कहा कि सरसों नहीं खरीदी गई, मैंने उनसे पहले बताया था ये कि अभी जो सरसों हमने खरीदी
तो मैंने उसका कहा था 2,10,000 किसानों की 5.69 लाख मेट्रिक टन सरसों हमने खरीदी। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सरसों की खरीद में जब सरकार होती है ना जी तो अगर थोड़ी सरसों बचती भी है, क्योंकि मैक्सिमम सरसों हमने खरीद ली, तो उसके बाद ये स्थिति है, क्योंकि जो और स्पेलर वाले हैं, दूसरे लोग हैं जो ऑयल का काम करते हैं, तो वो भी सरसों खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अच्छा रेट मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कोई एक दो जगह ऐसा कोई बहन जी के पास उदाहरण होगा, कोई किसान उन्होंने जैसा कहा है कोई होगा, लेकिन मैक्सिमम जो सरसों है वो हमने खरीद ली है। ठीक है किरण जी, फाइनल कमेंट। कंवरपाल गुर्जर साहब का कहना है कि आप चिंता मत करिए, पैकेज का भी सही इस्तेमाल होगा, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं, खरीद बढ़िया हो रही है और अच्छी होगी। देखिए, चिंता करने वाली बात है, इसलिए मैं चिंता कर रही हूँ और घबराती मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे को किसान भाइयों की जो है तकलीफों का मालूम है, और जो कंवरपाल जी कह रहे हैं इनको धरातल की बात नहीं मालूम है। मैंने तो गांव का नाम दिया है जहाँ पे एक दाना नहीं खरीदा गया है। एक गांव नहीं है हमारे इलाके में, ऐसे 4-5 और गाँव। ये इसी तरह से पूरे हरियाणा के पास मत कहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, ये जो अनिल जी ने कहा रोड मैप तैयार करने का, मैंने पिछले वाले उसमें अपने आप जब तक हमारे को एक रोड मैप तैयार करने के जो सरकार का दायित्व होता है, सरकार का काम होता है, आम आदमी को कैसे मालूम चलेगा कि ये क्या होने वाला है। एक तो वो वाला हो जाएगा, जैसे 15 लाख रुपए की बात कही थी कि हर एक के खाते में आएंगे, वो जुमले बन के रह जाएंगे। तो वो जुमला ना बने, पूरा सरकार जो है अच्छी तरह से अपना रोड मैप तैयार करे हर चीज के लिए, और उसकी सहूलियत जहाँ पे सही है वो हम जो है विपक्ष के नाते उनका सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये केवल दिखावे के करने के लिए जो चीज पहले ही है उसको दोबारा से अनाउंस करी जा रही है, तो उसके ऊपर हमारी पहली नजर है। और अगर सरकार ने अपना दायित्व सही तरीके से निभा दिया तो फिर हम आराम से इससे निकल जाएंगे, नहीं तो आने वाली स्थिति गंभीर होगी कि सरकार को अपने आप समझ आ जाएगी कि जो है सत्ता के अंदर रहने के बाद अगर काम नहीं होगा तो जनता क्या हल होगी। ठीक है किरण जी, तो आपने भी अपनी बात कही, और आखिर में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो पैकेज का अनाउंसमेंट जो हुई है ये आम जनता तक सही तरीके से पहुंचे, और इसकी जिम्मेदारी उस अफसरशाही की है जिस अफसरशाही को हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस अफसरशाही में ऐसे लोग भी हैं कि वो इतना अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन वो अच्छा काम सिर्फ अपने लिए करते हैं, आम जनता के लिए नहीं करते, न किसी सरकार के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी नौकरशाही से भी इस पैकेज को बचाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हरियाणा का इतिहास रहा है कि हमारे पास जो बहुत अच्छा करने वाले अफसरों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। गुर्जर साहब, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। एक बात कहना चाहती हूँ, अफसरशाही जो है उससे लगाम सरकार को लगानी होती है। अगर सरकार अफसरशाही पे लगाम लगाने में नाकामयाब है तो वो सरकार नाकामयाब है। अफसरशाही खाली वहां पर। ठीक है किरण जी, वक्त कम है। अनिल आर्य साहब, बड़ा फाइनल शार्प कमेंट, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा शार्प कमेंट। मैं रोहित जी मैं करण जी की बात से सहमत हूं कि अफसरशाही पे लगाम सरकार को लगानी होती है। मैं कुछ और ये सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि सरकार को तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो एक ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए कि जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, ऑफिसर्स भी हो और पॉलिटिशियंस भी हो। ऐसी कमेटी गठित की जाए कि जो 20 लाख का जो आर्थिक पैकेज आ रहा है, या जो नई इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, या जो ऑलरेडी लेबर चली गई है, उसमें कैसे काम हो, क्या प्रभावी ढंग से बात हो, एक एक्सपर्ट एक कमेटी होनी चाहिए, उसको सरकार को जल्दी से जल्दी गठित करना चाहिए। गुर्जर साहब, बड़ा शार्प कमेंट, बड़े संक्षेप में, वक्त बहुत कम है, बिल्कुल सीधी टिप्पणी, आपके फाइनल कमेंट। उनका बहुत ही अच्छा सुझाव है जो कमेटी गठित करने की बात है। हम विश्वास दिलाते हैं कि ये सब कुछ करेंगे। और बहन जी ने जो कहा है कि मैं बहन जी को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के ऊपर विश्वास रखें, वो निश्चित तौर से बहुत अच्छा इसमें करके दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही। आज जिस प्रकार से इस कोरोना जैसी महामारी से जिस प्रकार से बचा के ले गए देश को मोदी जी, तो निश्चित तौर से आज पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। और निश्चित तौर से इसी तरीके से हम आर्थिक मामले में भी देश को आगे लेके जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक है गुर्जर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल आर्य साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किरण जी, आपको विश्वास हो गया होगा, गुर्जर साहब का कहना है कि विश्वास तो करिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।